वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके AIEE एग्जाम में प्रीवियस कुछ सालों में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या है। तो हमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देनी है वो है कि ये पॉलीसैकेराइड नहीं पूछ रहे हैं, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड पूछ रहे हैं। अब हम चारों जो चॉइसेस हैं ABCD उनको रीड करते हैं, देखें कौन सा स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। चॉइस नंबर 1 सुक्रोज, चॉइस नंबर B सेल्यूलोज, चॉइस नंबर C स्टार्च, चॉइस नंबर D स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज सबसे पहले नलीफाई होगा क्योंकि सुक्रोज पॉलीसैकेराइड है ही नहीं। ये क्या है? डाइसैकेराइड है, या आप इसको ओलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। तो सुक्रोज तो नहीं होगा। चॉइस नंबर 1 तो हमारी नहीं आ रही। चॉइस नंबर B सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, ये हमको पता है, लेकिन क्या ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है? नहीं, सेल्यूलोज स्टोरेज पॉलीसैकेराइड नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसका हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चरल पूछा है या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी B चॉइस भी वो नलीफाई हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। C चॉइस स्टार्च, यस स्टार्च तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, लेकिन D चॉइस में स्टार्च एंड ग्लाइकोजन दोनों दिए हुए हैं। तो एनिमल्स में आपको पता है ग्लाइकोजन भी लिवर में एज ए स्टोरेज फॉर्म में रहता है। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो आपकी मोर करेक्ट है, जो अगर हम C और D में से देखें तो यहाँ पर दोनों ही जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड के हैं। तो यहाँ पर हमारी जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी चॉइस नंबर D। तो एक बार देखते हैं कि ये चॉइस सही है या नहीं। राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या नोट करना है क्वेश्चन में कि ये पॉलीसैकेराइड का टाइप कौन सा पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डीऑक्सीराइबोज डिफर फ्रॉम राइबोज शुगर। आपको पता है शुगर जो DNA और RNA में होती है, DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और RNA में, इसीलिए हम DNA को ये DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, यहाँ पर RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और ये दोनों ही क्या होती हैं? ये 5 कार्बन की शुगर होती हैं, है ना। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर राइबोज शुगर से किस मामले में डिफर करती है। तो चलिए चॉइसेस देखते हैं। चॉइस नंबर A हैविंग 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, चॉइस नंबर B 1 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, चॉइस नंबर C 1 ऑक्सीजन लेस एंड चॉइस नंबर D 1 हाइड्रोजन लेस। अब यहाँ पर हमें टर्म पर ध्यान देना है। यहाँ पर बोला है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी, ये देखिए डीऑक्सी दिया हुआ है ना, डीऑक्सी। तो डीऑक्सी का क्या मतलब हुआ? एक ऑक्सीजन एटम कम है। टर्म अपने आप को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चारों चॉइसेस में से किस चॉइस में लग रहा है कि एक ऑक्सीजन कम है? वो लग रहा है C चॉइस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, और स्ट्रक्चर भी जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था तो हमने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देखा था, इसका समझा था वहां पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इट इज अ पेंटोज शुगर। इसका स्ट्रक्चर ऑल्दो आपको अपने इस लेवल पर याद नहीं करना है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है। तो चॉइस नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनको हमें रीड करना है और उसके बाद इनमें से जो भी 1 या 2 करेक्ट स्टेटमेंट हैं उसको हमें बताना है कि दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आपके AIEE एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेलोबायोज इज अ पॉलीसैकेराइड, ये चॉइस नंबर A दी हुई है इन्होंने। सेकंड, माल्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। C सुक्रोज इज अ ओलिगोसैकेराइड एंड D
स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो अलग अलग बताते हैं। किसी को कहा है कि मोनोसेकेराइड है, किसी को कहा है पॉलीसेकेराइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये याद होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे मोनोसेकेराइड में आते हैं, कौन से डाइसेकेराइड में आते हैं और कौन से हमारे पॉलीसेकेराइड में आते हैं। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये जितने भी 1 2 3 4 दिए हुए हैं इनमें से करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ये माल्टोज है, माल्टोज क्या है? माल्टोज जो हमारी है ये एक डाइसेकेराइड होता है। ये 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही सेलोबायोज जो है ये भी एक डाइसेकेराइड होता है, या हम इसे ओलिगोसेकेराइड भी कह सकते हैं, और ये भी 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डिफर करते हैं माल्टोज के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर करता है उस बॉन्ड पर। चॉइस नंबर सी इन्होंने दिया हुआ है सुक्रोज इज अ ऑलिसेकेराइड। जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी 2 मोनोमर यूनिट कौन सी हैं? एक ग्लूकोज है और दूसरी फ्रक्टोज है ना। एंड चॉइस नंबर डी स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। ये तो हमें पता ही है कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। यस, और ये एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यूज होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टेटमेंट जो सी है ये हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 2 इन मोनोमर यूनिट से बना हुआ होता है और ये कह रहे हैं कि सुक्रोज इज अ ऑलिगोसेकेराइड। डी चॉइस हमारे हिसाब से सही लग रही है। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। माल्टोज इन्होंने कहा है कि मोनोसेकेराइड है इस स्टेटमेंट, जो कि गलत है क्योंकि ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एंड ऐसे ही इन्होंने फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में सेलोबायोस को कहा है कि ये पॉलीसेकेराइड है, जबकि ये एक क्या है? ऑलिगोसेकेराइड है, जो कि मैंने आपको बताया 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 में से किस वाले ऑप्शन में सी एंड डी ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो 4th वाले ऑप्शन में सी एंड डी ऑप्शन आ रहा है, जिसमें बताया गया है कि सी और डी ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि हमने चारों स्टेटमेंट देखे और चारों को हमने सॉल्व किया है प्रॉपरली कि किस तरीके से हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल हैं जो डाइसेकेराइड में आएंगे या ओलिगोसेकेराइड में आएंगे, कौन से एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड में आते हैं और कौन सी पॉलीसेकेराइड में आते हैं। जब हमें इतना पूरा याद होगा विद एग्जाम्पल तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। देखते हैं चॉइस नंबर 4। यस, चॉइस नंबर 4 करेक्ट आंसर है, जिसमें सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंजाइम एक्ट बाय, एंजाइम कैसे एक्ट करता है? चॉइस नंबर ए लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। दूसरी चॉइस जो बी चॉइस दी हुई है उसमें ये कहा गया है राइजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को ये बढ़ा देता है। सी चॉइस दी हुई है मेंटेनिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एक्टिवेशन एनर्जी को मेंटेन करता है। एंड डी चॉइस दी हुई है नॉट अफेक्टिंग एनर्जी बट इंक्रीजिंग रिएक्शन टाइम, एनर्जी पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता लेकिन रिएक्शन टाइम बढ़ा देता है। अब जब हमने एंजाइम टॉपिक पढ़ा था इस यूनिट में तो हमें पता है हमने एक ग्राफ बनाया था, जिस ग्राफ में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पर अगर आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस अगर है और यहाँ पर एनर्जी दी हुई है वाई एक्सिस पर, तो कोई भी जो रिएक्शन है अगर एंजाइम की प्रेजेंस में होगी तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। ये जो डैश 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 वाला मैंने बनाया है इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर अगर मैं एरो की तरह दिखाऊं कि एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी की प्रेजेंस है। आप इसे हाई मत मानिए या फिर चलिए मैं स्टार बना देती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ, कम हो गया, मतलब लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी हो गई और कम उस पर ही रिएक्शन स्टार्ट हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हुई है। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अगर कोई हमने एंजाइम नहीं डाला है तो यानी कि
विदाउट एंजाइम है, यहाँ पर मैंने नेगेटिव कर दिया और यहाँ पर विद एंजाइम कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। तो जब एंजाइम के साथ है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और हमारी रिएक्शन बहुत तेजी से एक्सीलरेट करती है। तो ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही डिटेल में जब हमने यूनिट नंबर 2 में एंजाइम वाला टॉपिक लिया था तो वहां पर पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। तो अगर हम इन चारों चॉइसेस को देखें तो हमें पता चलता है कि एंजाइम एक्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता नहीं है। ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ये, ना ही मेंटेन करता है और ना ही उसको नो इफेक्ट वाला, तो बिल्कुल ही गलत है। सो हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी द चॉइस नंबर 1। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दोबारा हमारा एंजाइम वाले ही टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पर 4-5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से छांटना है, सेलेक्ट करना है कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो हमें 4 सही पता होने चाहिए, जब भी हम गलत बता पाएंगे, या हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। चॉइस नंबर ए, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस आप याद करिए, हमने एंजाइम में पढ़ा था। लॉक एंड की हाइपोथेसिस रूल आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन एंजाइम एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट आर्किटेक्चर। ये रूल आउट करती है कि हमें जो एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के अंदर लॉक एंड की तरह जब आएंगे, फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद रिएक्शन होगी, रूल आउट करती है या ये उसको सपोर्ट करती है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इसको हमें सोचना है चॉइस नंबर ए में, ठीक है। जब तक चॉइस नंबर 2 पढ़ते हैं। एज सबस्ट्रेट रिएक्ट, जब सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है, दे बिकम स्टेबल लो एनर्जी इंटरमीडिएट। जब सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है तो क्या ये लो एनर्जी इंटरमीडिएट बनाता है? दैट स्टे इन दिस पर्टिकुलर स्टेट मोमेंटरीली, जो इस स्टेज में बना रहता है। बताइए जो चॉइस नंबर बी है। सी चॉइस दिया हुआ है, कैटालिस्ट इज नेसेसरी टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए कैटालिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बगैर एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं हो पाती है। एंड टू फैसिलिटेट अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डी चॉइस इन्होंने कहा है, ऑल एंडरगोनिक रिएक्शंस आर एनर्जी रिलीजिंग। क्या टर्म है यहाँ पर? दीज आर एनर्जी रिलीजिंग एंड एड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ई चॉइस इन्होंने दी हुई है यहाँ पर, इंट्रासेलुलर एंजाइम एक्ट विद इन सेल। इंट्रासेलुलर जो एंजाइम है वो विद इन सेल काम करते हैं। तो इन्होंने ये 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको इनकरेक्ट वाला करेक्ट वाला नहीं, हमको इनकरेक्ट वाला जो है वो छांटने हैं, कौन से एंजाइम इनकरेक्ट हैं। तो ये जो इनकरेक्ट पर मैंने अभी अब बहुत मोटा सा ऐसा बना दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नीचे से चलते हैं। ई चॉइस, इंट्रासेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर एंजाइम इन सेल के अंदर होंगे और ये विद इन सेल काम करते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल एंडरगोनिक रिएक्शन आर एनर्जी रिलीजिंग, नहीं, एंडरगोनिक जो रिएक्शंस होती हैं ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग होती हैं। एनर्जी रिलीज करने वाली जो रिएक्शन होती हैं उन्हें एक्सर्गोनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, डी स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पता है। थर्ड सी चॉइस यहाँ पर दी हुई है कि कैटालिसिस इज नेसेसरी टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। एंजाइम वो भी एक तरीके के कैटालिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, और वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, तो एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती है ना। तो कैटालिस्ट जरूरी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ई चॉइस सही है, सी चॉइस सही है। अब अगला देखते हैं। एज सबस्ट्रेट रिएक्ट दे बिकम स्टेबल लो एनर्जी इंटरमीडिएट। जब सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है तो लो एनर्जी इंटरमीडिएट नहीं, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनता है, जो कि थोड़ी देर के लिए ट्रांजिट फेज में होता है और तभी वो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट होता है, तभी आगे की तरफ रिएक्शन बढ़ती है। लो एनर्जी इसमें जस्ट अपोजिट इन्होंने दिया हुआ है, जो कि गलत है ये।
हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनता है। ए चॉइस है लॉक इन की हाइपोथेसिस रूल आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इन एंजाइम एक्टिव साइट। रूल आउट नहीं करता है बल्कि ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। तो हमारे हिसाब से ए चॉइस, बी चॉइस एंड डी चॉइस, ए चॉइस बी किस वाले में है ये, यस 3 वाले में है। ए चॉइस, बी चॉइस एंड डी चॉइस, ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। जबकि इंट्रासेल्युलर एंजाइम एक्ट विद इन अ सेल, सेल के अंदर ही होते हैं और वो विद इन अ सेल ही एक्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सी एंड ई ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जहां पर भी सी आया है, यहां सी आया है, तो ये चॉइस नंबर 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बारे में तो आप बिल्कुल श्योर हो, आपने एंजाइम्स पढ़े हैं, आपको पता है कैटालिस्ट का काम ही ये होता है, बायो कैटालिस्ट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ 4th में भी सी आया हुआ है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ए में ई चॉइस आई हुई है। अगर आप बाकी तीनों के लिए कंफर्म नहीं है तो आप इस तरीके से रूल आउट करके भी अपनी चॉइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आपको ये सारे के सारे पॉइंट जब थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया है तो बताया गया है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि चॉइस नंबर 3 जो है इसमें ए, बी एंड डी चॉइस आ रहे हैं, ए, बी एंड डी। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ करेक्ट तो पूछा नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है चॉइस नंबर 3, राइट। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं विद कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो कि कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे कि होते हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, है ना। और स्टेटमेंट नंबर 2 यहां दिया हुआ है कि एंजाइम आर रेजिस्टेंट टू चेंज इन pH एंड टेम्परेचर। तो क्या इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है? हमने जब एंजाइम्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, है ना। और अगर हमने इस केस में डीनेचर हो जाएगा एंजाइम, और अगर हमने टेम्परेचर को कम किया तो क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। सिमिलरली जब हम pH को चेंज करेंगे, pH को ऑप्टिमम pH नहीं होगा, pH को बहुत एसिडिक कर देंगे या बहुत एल्कलाइन की तरफ ले जाएंगे, या किसी भी एंजाइम का एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम pH है उससे थोड़ा भी वेरी करेंगे तो एंजाइम क्या करेगा, अपना काम नहीं करेगा, वो डीनेचर हो जाता है उसका, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन, और प्रोटीन जरा भी टेम्परेचर चेंज करेंगे या pH चेंज करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएगी। तो इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 1 ये तो करेक्ट है, लेकिन एंजाइम रेजिस्टेंट होते हैं चेंज इन pH और टेम्परेचर के, ये गलत स्टेटमेंट है, राइट। तो देख लेते हैं कि ABCD में कौन सा जो हम सोच रहे हैं वो वाला चॉइस किस जगह पर फिट बैठता है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, नहीं, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, ये भी यहां नहीं बैठेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सी चॉइस हमारे हिसाब से सही जा रही है। यहाँ डी चॉइस में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये यहाँ पर सही नहीं जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी चॉइस आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होना चाहिए। देखते हैं, राइट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। एंजाइम से रिलेटेड, उसके ग्राफ से रिलेटेड, उसके टेम्परेचर, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते ही हैं। तो ये चॉइसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं, लेकिन इनका अप जाने से क्या होगा, डाउन जाने से क्या होगा, डीएक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, इट इज वेरी वेरी कॉमन। ये हमें पता है कि ये किसने दिया था, है ना। ए चॉइस जो है वो दी हुई है सिंगल एंड निकोलसन, बी है डेविडसन एंड डेनियल, सी रॉबर्टसन एंड डी वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, 4 चॉइस यहाँ पर दी हुई हैं। अब हमें पता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने तो क्या दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। क्या उसने मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था? नहीं, हमें पता है वॉटसन एंड क्रिक ने। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आपके 11th-12th के क्वेश्चन उसमें भी आता है ये एग्जामिनेशन में, कि इन्होंने तो डीएलए हेलिक्स का मॉडल दिया था। तो डी चॉइस तो हमारी नलीफाई हो जाती है। देन फिर हमारा बचते हैं बी और सी और ए, ये 3 चॉइसेस हमारी बचती हैं। अब हम नीचे से चल रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक हमने नलीफाई कर दिया, इन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। रॉबर्टसन इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था कि प्रोटीन और जो लिपिड हैं वो एक तरीके से ऊपर की, जैसे लिपिड यहां पर बीच में सेटल्ड है, राइट, और इसके ऊपर की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ प्रोटीन है, इस तरीके से। यहां पे प्रोटीन है, ये लिपिड है, और यहां पर अगेन प्रोटीन है। ये मॉडल था रॉबर्टसन का। डेनियल एंड डेविडसन का भी सेम तरीके का मॉडल था, लेकिन यहाँ पर जो इनकी प्रोटीन थी वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन थी, गोल प्रोटीन थी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन थी, और उसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस तरीके का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था, जिसे बाद में करेक्ट करके कई सारी हाइपोथेसिस आई, कई सारे स्ट्रक्चर आए। उसके बाद फाइनल जो स्ट्रक्चर बना वो सिंगर एंड निकोलसन का था, जिसमें उन्होंने बताया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, उसमें किस तरीके से जो ये लिपिड बाइलेयर होती है उसके बीच में इस तरीके से प्रोटीन फिटेड होती है, और जो कि मूव भी करती है ना। इसका बहुत सारा डिटेल हमने पढ़ा हुआ था जब हमने ये स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। ये वाला स्ट्रक्चर था, लिपोप्रोटीन होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी, थोड़े छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ लगे होते हैं। ये एक्सट्रिंसिक इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने उस टाइम पर बहुत डिटेल में देखा था, और ये बताया किसने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि चॉइस नंबर 1 जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन वाली यूनिट में हम आ जाएंगे तो ये दोनों जो हमारी 2 चॉइसेस बचती हैं, इसमें से किसने कौन सा मॉडल दिया था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो कि हमारे इस यूनिट नंबर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 से रिलेटेड हैं। यस, चॉइस नंबर ए इसका आंसर है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस करिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी होती है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। Thank you so much.